Hi guys, welcome to another video. In this video, I want to cover how do investment banks make money. So everybody has heard that investment bankers earn a lot. They get 200% of their salary as bonuses. Now you should be curious as to how do these people make so much money. So क्या होता है investment banks में they do transactions. So transactions drive everything. सो अगर आप किसी का फंड रेज करते हो, किसी का M&A करते हो, सो दोज आर कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन. सो इन्वेस्टमेंट बैंक में दो ही टाइप के बिजनेसेस होते हैं. अगर आप हम सिंप्लीफाई करें तो एक होता है फंड रेजिंग वाला और दूसरा होता है M&A वाला. फंड रेजिंग वाले में क्या होता है? फंड रेजिंग इज बेसिकली इक्विटी हो सकता है, डेट लेवल पे फंड रेजिंग हो सकता है. सो इक्विटी फंड रेजिंग कैन बी से आप लिस्टेड कंपनीज के लिए अगर इक्विटी फंड रेजिंग कर रहे हो, IPO कर रहे हो, तो यू विल अर्न 5 to 7% ऑफ द ट्रांजैक्शन फीस, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें काफी सारी लीगल चीजें रहती है, कंप्लायंसेस रहते हैं. देन अगर आप स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी कर रहे हो तो अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है सो इट कैन बी 4 to 5%. अगर थोड़ा लेट स्टेज स्टार्टअप है सो इट कैन बी 2 से लेके 3% तक का ट्रांजैक्शन वैल्यू पे. सो इफ आई रेज 100 करोड़ आई विल गेट 2 करोड़. सो दैट्स अ बिग अमाउंट, राइट? इफ यू आर जस्ट helping somebody to raise 100 crores, you are getting 2 crores out of it. So there's a lot of work obviously that needs to be done. They'll manage the entire process. The process runs for 6 to 9 months. ऐसा नहीं होता कि I get a company to raise money for and मैंने उसको next दिन पैसे लाके दे दिए. It happens over a period of time, right? So that's why this money is earned. Now when we move to debt transactions जो debt markets में होते हैं, so debt markets में listed companies के जब transaction होते हैं तो there are certain players. म्यूचुअल फंड्स होते हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक LIC who fund these transactions. So there are certain set of institutions, right? So उसमें क्या इतना प्रॉब्लम नहीं होता है because debt में there is also a security angle. If I'm giving you so much money, I'm taking this much as security. I hold first charge over assets. कि अगर कुछ भी होता है assets को तो I can take over the assets. So there is a security level. तो debt transactions comparatively काफी जल्दी close हो जाते हैं. So the fees is lower obviously. It can range between 1 to 2%. Then if you look at the private market in debt में प्राइवेट मार्केट में आप किसी बैंक से रेस कर रहे हो या किसी प्राइवेट फंड से रेस कर रहे हो जो डेट देता है आपको. सो प्राइवेट बैंक से अगर आप रेस कर रहे हो तो यूजुअली 0.5 to 1% फीस रहती है. कभी कभी और लो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन. मार्की क्लाइंट है तो और लो चार्ज करते हैं. So I knew Tata Capital was raising money, so they would give bankers 5 paisa or 10 paisa, which is 0.1% on the transaction because they raise a lot of money, right? 10,000 crores. तो उसकी value पे it's a very small amount. देन सेकेंडली अगर आप देखो डेट मार्केट में जब बैंक्स के थ्रू रेज करते हैं तो हमने जैसे कवर किया कि इट्स अराउंड 0.5-1%. बट आप डेट मार्केट में अगर फंड्स के थ्रू रेज करते हो तो यू विल हैव टू मेक अराउंड 1 to 2% बिकॉज फंड्स के थ्रू रेज कर रहे हो तो फंड जब भी आते हैं जब मतलब आप बैंक से रेज नहीं कर पा रहे हो, बैंक से रेज कर नहीं पा रहे हो इसलिए आप फंड के पास जाओगे. बैंक क्योंकि सस्ते में दे देता है, इट विल गिव 8-9-10% पे. फंड्स जो रहते हैं वो स्पेशल सिचुएशंस में एंटर करते हैं. Then वो special situation है तो टाइम ज़्यादा लगेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, तो अगेन they would charge higher amount 1-2%, 2.5%. Now second portion is M&A. M&A is basically जब आप किसी कंपनी को सेल कर रहे हो या आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, राइट? सो अगर आपको किसी कंपनी को अक्वायर करना है तो आप एक बैंकर को हायर करोगे, बैंकर से बोलोगे मेरे लिए टारगेट्स ढूंढ एंड ट्रांजैक्शन क्लोज कर. तो यूजुअली इस केस में क्या होता है कि ऑल्दो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कभी फिक्स्ड फीस नहीं होती है ज़्यादातर सिनेरियोज में, बट इस केस में जब बाय साइड से कोई आपको मैंडेट मिलता है कि बैंकर को असेट ढूंढना है ताकि हमारी जो कंपनी है जिसने हमें मैंडेट किया है वी कैन जस्ट शो देम असेट्स. इस केस में मंथली रिटेनर होता है, 10 to 15 lakhs मंथ का रिटेनर हो सकता है. एंड देन अगर आप ट्रांजैक्शन क्लोज कर देते हो यहाँ बेसिकली आप उसको एक अच्छा सा असेट आइडेंटिफाई करके दे देते हो. ओके जैसे मे बी आई एम हेल्पिंग जोमैटो सो आई कैन आइडेंटिफाई देम grofers or I can identify them a small food operator or I can identify any assets which is valuable to Zomato and जैसे वो Zomato transaction close करेगा वैसे ही Zomato मेरे को 1%, 1.5% और पे कर देगा. So these are buy side mandates. Then there are mandates where you are basically helping a company to sell itself to some other player. So जैसे grofers ने किसी banker को hire किया होगा for selling it to Zomato or any other transaction. You will see that banker would charge a much higher amount in these mandates because then banker को basically कोई फीस नहीं मिल रही है, मंथली रिटेनर नहीं मिल रहा है. You will have to go to a set of strategic buyers or strategic players or financial players where he can basically show the deal and then वो सारी चीज़ें चेक करेगा, एनालिसिस करेगा, फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो सब चीज़ें चेक करेगा. एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग
time to close these strategic transactions, maybe a year, maybe more than 1.5 years. So इसमें थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है 2 to 3%, बट क्योंकि साइज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है M&A ट्रांजैक्शंस का, तो इट इज़ गुड फॉर अ बैंकर ऑल्सो. सो अगर 350 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन क्लोज कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग 2.5%, so it's good money. 10 crores I can make very easily. So that's how it works with M&A. So yeah, I think this is it. Thank you so much, and if you like the video, do like, subscribe and share. If you have any question, just drop the question in the comment box, or if you want me to make a video on certain subject or a topic, just drop that comment in the comment box as well. Thank you so much. Have a great day.